Hello everyone, this is Deeksha and today I come up with a new topic from your Behind book, that is Lesson 4, A Truly Beautiful Mind. So, before starting the lesson, firstly I'll give you the introduction of the lesson. So, in this chapter, we are going to study about the Albert Einstein. Basically, this chapter is about Albert Einstein. Basically, ये chapter Albert Einstein पर based है. You all are familiar with his name. आप सभी उनको जानते होंगे, उनके नाम से परिचित होंगे. He was a great scientist. वो एक महान वैज्ञानिक थे. दिस टाइटल ऑफ द चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. ये जो टाइटल है चैप्टर का, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, यहाँ पे जो ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड है इसको एल्बर्ट आइंस्टीन से रेफर किया गया है. एल्बर्ट आइंस्टीन के माइंड को ट्रूली ब्यूटीफुल कहा गया है. सो दिस इज़ अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ हिज. उनकी एक छोटी सी बायोग्राफी है जहाँ पर कि उनकी कुछ क्वालिटीज़ को हाईलाइट किया गया है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. सो दिस इज़ द की पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी. यहाँ पे आपको कुछ की पॉइंट्स दे रखे हैं स्टोरी के, विच यू हैव टू रिमेंबर, जो आपको याद रखने हैं. क्योंकि अगर आपको ये की पॉइंट्स माइंड में होंगे, आपको लर्न होंगे, देन अगर आपसे कोई कहता है कि आप इस स्टोरी को एक्सप्लेन कीजिए, दैन यू कैन ईजिली डू इट. आप इसको ईजिली कर सकते हैं क्योंकि इन्हीं की पॉइंट्स में आपकी होल स्टोरी कवर हो जाती है. सो दीज पॉइंट्स हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द होल स्टोरी easily. So let's begin with the story. Okay, Albert Einstein was born on 14th March 1879. जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे वो बॉर्न हुए थे 1879 को. क्योंकि जब हम बता रहे हैं कि ये चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, तो सबसे फर्स्टली आप वो कब बॉर्न हुए थे और कहाँ बॉर्न हुए थे यही बताएंगे. तो एल्बर्ट आइंस्टीन बॉर्न हुए थे 14 मार्च 1879 को. एक सिटी थी जर्मन में जिसका नेम था उल्म. ठीक है, तो उल्म में ये बॉर्न हुए थे, जो कि एक सिटी है जर्मन में. जब वो चाइल्ड थे तब कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था, किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि एक दिन वो एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट बनेंगे. क्योंकि जो उनकी मदर थी उनको लगता था कि जो एल्बर्ट हैं वॉज ए फ्रीक, एल्बर्ट फ्रीक हैं. हियर फ्रीक मीन्स, यहाँ पे फ्रीक का मीन्स है अ पर्सन हु इज़ अनयूजुअल. वो पर्सन जो कि डिफरेंट है सबसे, उसकी थिंकिंग पावर अलग है, उसका लुक सबसे डिफरेंट है, उसका बिहेव डिफरेंट है. ऐसे इंसान को फ्रीक कहा जाता है जो कि अदर जो ह्यूमन क्रिएचर्स हैं उनसे डिफरेंट हो. क्योंकि जनरली क्या होता है, येट वी ऑल आर डिफरेंट, हम सब डिफरेंट ही होते हैं, लेकिन फिर भी हमें बिहेव करने का जो तरीका होता है, थिंकिंग का जो मैनर होता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सेम होता है. बस उसमें क्या होता है, उसकी क्वालिटी डिफरेंट होती है कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छा सोचता है और कोई थोड़ा लो क्वालिटी का सोचता है. बट थिंकिंग पावर सेम ही होती है, लेकिन उनकी थिंकिंग पावर भी डिफरेंट थी, उनका लुक भी डिफरेंट था. हम लोगों में भी लुक डिफरेंट ही होते हैं. बेसिकली किसी का कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है, किसी का डल होता है, लेकिन उनका लुक भी डिफरेंट था, उनका बिहेव भी डिफरेंट था. तो इसलिए एल्बर्ट की मदर को लगता था कि वो फ्रीक हैं, वो एबनॉर्मली बिहेव किया करते थे. तो इससे सबको ये भी लगा करता था कि अदर चिल्ड्रन से अगर कंपैरिजन किया जाए तो उनका जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा कम है. तो इन कंपैरिजन टू अदर चिल्ड्रन उनमें लेसर इंटेलिजेंस है. सो एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोलना स्टार्ट किया था व्हेन ही वॉज 2.5 years ऑफ ओल्ड. जनरली क्या होता है कि एक जो चाइल्ड होता है, जब वो बोलना स्टार्ट करता है, अपनी स्पीकिंग स्टार्ट करता है, सिंगल वर्ड अटर करता है, तो जब वो वर्ड्स को अटर करना स्टार्ट करता है, बोलना स्टार्ट कर देता है, तब वो बेसिकली 1.5 year ओल्ड होता है. लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन 2.5 year ओल्ड होने के बाद उन्होंने बोलना स्टार्ट किया. तो यहाँ पर भी उन्होंने एक वाइड डिफरेंस को शो किया. तो जब फाइनली एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोलना स्टार्ट भी कर दिया, लेकिन अभी भी वो क्या करते थे, वो जो भी वर्ड्स बोलते थे उसको रिपीट किया करते थे. ओके, वो जो भी वर्ड बोलते थे उसको रिपीट करते थे. आइंस्टीन जो थे वो खुद में ही बिज़ी रहा करते थे, खुद के साथ ही वो खेला करते थे, अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स या किसी और के साथ वो प्ले नहीं किया करते थे. तो इसीलिए जो उनके क्लासमेट्स थे वो उनको ब्रदर बोरिंग कहा करते थे. उनकी क्लासमेट्स ने उनको एक टाइटल दे दिया था, दैट इज़ ब्रदर बोरिंग.
सो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग सिंस हिज चाइल्डहुड, जब वो उनका बचपन था तो अपने बचपन में उनको मैकेनिकल टॉयज़ बहुत ज़्यादा पसंद थे, ऐसे टॉयज़ जिनमें कि कुछ मशीनरी का यूज़ हुआ हो, ठीक है, जैसे कि ऑटोमेटेड कार्स हो गए, एयरप्लेन्स हो गए, एक्सेट्रा। सो नाउ अब क्या होता है, उनकी सिस्टर बॉर्न होती हैं, तो जब उनकी सिस्टर बॉर्न होती हैं तो वो उनको देखते हैं। जब जनरली किसी के, आप लोगों में भी किसी का न्यू बेबी बॉर्न होता है, तब सबको एक एक्साइटमेंट होती है उस बेबी को देखने की। सिमिलरली एल्बर्ट आइंस्टीन भी उस बेबी को देखते हैं, और जब वो बेबी को देखते हैं तो उनको बेबी की फ़ीट विजिबल नहीं होती हैं, वो बेबी की फ़ीट को नहीं देख पाते हैं, तो वो सोचते हैं, ओके, ही वॉज वॉन्डरिंग, वो सोच रहे होते हैं कि जो बेबी है उसके व्हील्स कहाँ हैं, ठीक है। वो जो फीट है बेबी की उसको व्हील्स के साथ रेफ़र करते हैं, क्योंकि उन्होंने टॉयज़ के साथ खेला होता है, तो वो बेबी को टॉयज़ की तरह समझते हैं। तो इसलिए जो टॉयज़ होते हैं उनमें तो 2 सेट्स ऑफ व्हील्स होते हैं, तो वो यही सोचते हैं कि ये जो बेबी है इसके व्हील्स कहाँ हैं। नाउ अब हाँ बात करते हैं, उनकी एज 6 ईयर्स की हो गई है। अब एट द एज ऑफ 6 ईयर की एज में उन्होंने वायलिन बजाना स्टार्ट किया, ठीक है, वायलिन को प्ले करना स्टार्ट किया, क्योंकि उनकी मदर चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीखें। अब 6 ईयर्स में वो वायलिन एक्सपर्ट हो गए, लेकिन वो वायलिन को प्ले किया करते थे एज अ हॉबी, मतलब अपनी हॉबी के तरह वो उसको प्ले करते थे, नॉट एज अ प्रोफेशन। नाउ अब उनके स्कूलिंग स्टार्ट होती है, तो ही वेंट टू अ स्कूल इन म्यूनिक, ठीक है, म्यूनिक एक सिटी है, वहाँ पे उनका स्कूलिंग स्टार्ट हुई, क्योंकि उनकी फैमिली जो थी वो उल्म से म्यूनिक की तरफ शिफ्ट हो गई थी, मतलब मूव कर गई थी। जो स्कूल्स थे म्यूनिक के जहाँ पे कि आइंस्टीन जाते थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था, जिसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। इसकी वजह से उनको क्या होता था, उनके टीचर के साथ उनका आर्ग्यूमेंट रहता था कंटिन्यूसली, और वो अपने टीचर्स के ओपिनियन को अपोज किया करते थे, ठीक है, कम्प्लीटली एक क्लैश रहता था उनके और उनके टीचर के बीच में। आइंस्टीन वहाँ बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील किया करते थे, उनको घुटन फील होती थी उस स्कूल में, क्योंकि वो जितना वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था उसको फॉलो करना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया। जब उनके पेरेंट्स जो थे वो भी वहाँ से मूव कर गए थे, और 1 ईयर बिफोर उनके पेरेंट्स ने मूव किया था वहाँ से, और वो अपने जो रिलेटिव थे उनके साथ ही म्यूनिक में रह गए थे, और उनकी जो फैमिली थी वो इटली में मूव कर गई थी, वहाँ पे एक सिटी थी मिलान, ओके। सो एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी उनके अपने पेरेंट्स के जाने के बाद वहाँ पे स्कूल छोड़ दिया। तो जो स्कूल था म्यूनिक का, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था, और उस डिसिप्लिन को एल्बर्ट फॉलो नहीं किया करते थे। फिर उन्होंने एक बहुत लॉन्ग डिस्कशन रखा अपनी फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फाइनली अपने पेरेंट्स के साथ भी, और उन्होंने बहुत लंबी डिस्कशन के बाद अपने पेरेंट्स को एग्री किया कि वो स्विट्ज़रलैंड में पढ़ना चाहते हैं, और वो यहाँ म्यूनिक के स्कूल में पढ़ना नहीं चाहते। उनके पेरेंट्स मान गए, और जो वहाँ स्विट्ज़रलैंड में लैंग्वेज का यूज़ हुआ करता था कम्युनिकेशन के लिए, दैट वाज जर्मन, वो जर्मन लैंग्वेज थी। नाउ आइंस्टीन वॉज गुड एट स्टडीज़। आइंस्टीन जो थे, जिनको कहा जाता था कि वो फ्रीक हैं, वो अब स्टडी में अच्छे थे, ठीक है, वो हाईली गिफ्टेड थे मैथमेटिक्स में, एंड उनका जो इंटरेस्ट था वो फिज़िक्स में भी था, तो हम कह सकते हैं कि वो मैथमेटिक्स और फिज़िक्स दोनों में ही अच्छे थे। अब उन्होंने अपनी स्कूलिंग फिनिश कर दी, और फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी ज्यूरिक में यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, ठीक है, फॉर फर्दर स्टडी के लिए उन्होंने ज्यूरिक में यूनिवर्सिटी उसको ज्वाइन किया। अब साइंस जो था फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स, वो आइंस्टीन के लिए एक उनकी कह सकते हैं उनकी एक वन ऑफ द फेवरेट थिंग थी, या इंटरेस्ट था, ठीक है, या फिर उनकी लाइक थी। लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने अब किसी और में भी उनका इंटरेस्ट हो गया। तो अदर देन मैथ्स एंड फिज़िक्स हम कह सकते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया, उनके फेलो स्टूडेंट थी एक जिसका नेम था मिलेवा मैरिक। उनको मिलेवा जो मैरिक थी वो अच्छी लगा करती थी, उनको लाइक करते थे वो, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो मिलेवा मैरिक हैं वो बहुत ज़्यादा क्लेवर, शार्प एंड इंटेलिजेंट हैं।
दे मैट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ज़्यूरिख, वो ज़्यूरिख की यूनिवर्सिटी में मिले थे। मिलेवा मैरिक सर्बिया से बिलोंग करती थी, इसीलिए उनको सर्व कहा जाता था। वो सर्बिया से आई थी स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि कहा जाता था कि जो यूनिवर्सिटी है स्विट्ज़रलैंड की ये ज़्यूरिख में, वो मतलब वन ऑफ द फ्यू यूनिवर्सिटी हैं यूरोप में जहाँ पे कि डिग्री दी जाती है फीमेल स्टूडेंट्स को। सो दे बोथ फेल इन लव एंड दे एक्सचेंज लेटर्स टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए वो लेटर्स एक्सचेंज किया करते थे। एंड दे यूज टू राइट सच काइंड्स ऑफ लेटर्स। वो जो लेटर्स थे उनको लिखते थे, लेकिन उसमें भी उनका साइंस बेस होता था, मतलब साइंस को मिक्स किया करते थे वो अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए। इन द ईयर 1900 में आइंस्टीन 21 ईयर्स के हो गए थे और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी जो कि ज़्यूरिख में थी, बट वॉज अनएम्प्लॉयड। लेकिन उनको अभी कोई जॉब नहीं मिली थी, सिर्फ उनका 21 ईयर्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। एंड फिर 1902, ठीक है, 1902 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने वर्क किया एक टीचिंग असिस्टेंट की तरह, और प्राइवेट लेक्चर्स भी दिए उन्होंने, प्राइवेट लेसन्स दिए। एंड ऑल्सो फाइनली 1902 में उनको जॉब मिली बर्न में, जो कि सिटी थी एक जर्मनी में। उन्हें जॉब मिली थी टेक्निकल ऑफिसर की। ओके, एंड नाउ आइंस्टीन क्या करते थे, वहाँ पे चेक किया करते थे जो इन्वेंशंस दूसरे पीपल किया करते थे, उन इन्वेंशंस को वो चेक किया करते थे। एंड ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ सीक्रेटली वो अपने इन्वेंशंस को भी किया करते थे, खुद भी कुछ ना कुछ इन्वेंट करने की कोशिश करते थे। आइंस्टीन लेटर सेड दैट the desk on which he worked was the office of theoretical physics because there only he started working on his inventions। अब उन्होंने क्या किया, बाद में उन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया, जो कि थ्योरेटिकल फिज़िक्स ऑफिस था, वहाँ पे उन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया क्योंकि वहाँ पर ही वो अपने इन्वेंशंस पे वर्क कर पाते थे। नाउ इन द ईयर 1905 में आइंस्टीन की फर्स्ट पेपर पब्लिश हुआ, जो कि स्पेशल थ्योरी थी रिलेटिविटी की। इस पब्लिकेशन 1905 ईयर में आइंस्टीन का फर्स्ट पेपर पब्लिश हुआ, जो कि स्पेशल थ्योरी थी रिलेटिविटी की। इस पब्लिकेशन में उन्होंने लिखा कि जो मेजरमेंट होता है टाइम का और डिस्टेंस का जो मेजरमेंट होता है टाइम का और डिस्टेंस का, वो एब्सोल्यूट नहीं होता, वो किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंड करता है। मतलब उन्होंने बताया कि सपोज़ कीजिए अगर आप किसी अपनी फ्रेंड के साथ बैठे हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके साथ अगर आप 2 आवर्स भी बैठेंगे तो आपको लगेगा कि आप वहाँ 2 मिनट बैठे हैं। और अगर आपसे बोला जाए आप किचन में वर्क कीजिए किस हॉट डे में, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तब आप वहाँ पे अगर 2 मिनट भी वर्क करेंगे तो आपको वहाँ ऐसा लगेगा आपने 2 आवर वर्क किया है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो मेज़रमेंट होता है टाइम का, डिस्टेंस का, वो एब्सोल्यूट नहीं होता, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इफ़ देयर आर 2 क्लॉक्स, अगर यहाँ पे 2 क्लॉक्स हैं एंड बोथ आर मूविंग, दोनों ही मूव कर रही हैं, तो दे विल नॉट शो द सेम टाइम, दोनों ही सेम टाइम शो नहीं करेंगी। वन क्लॉक विल मूव फास्टर दैन द अदर, है ना, क्योंकि डिफरेंस होता है कुछ सेकेंड्स का, कुछ मिनट्स का इन एवरी क्लॉक, तो जो क्लॉक हैं वो डिफरेंट टाइम शो करेंगी। दिस थ्योरी जो है रिलेटिविटी की, उसने एक बेसिक फॉर्मूला दिया था फिज़िक्स का, दैट इज़ E=mc², वेयर जहाँ पे कि E जो है स्टैंड्स फॉर एनर्जी, M फॉर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम। अब दो ही वो सॉल्विंग द कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम इन फिज़िक्स, वो फिज़िक्स में कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करते थे अपने पर्सनल लाइफ, वर्ल्ड की अपनी पर्सनल लाइफ के लिए। ओके, नाउ हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे कि उनकी जो पर्सनल लाइफ थी, मतलब वो अपनी फिज़िक्स की प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व करते रहते थे, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई थी।
उनकी पर्सनल लाइफ प्रॉब्लमेटिक हो गई थी बिकॉज ही स्टार्टेड टू फेल इन हिज पर्सनल लाइफ। वो अपनी पर्सनल लाइफ को स्टार्ट करने में ही फेल हो गए थे, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टीन मतलब शादी करना चाहते थे मिलेवा मैरिक से। जब उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली तो वो मिलेवा मैरिक से शादी करना चाहते थे, लेकिन जो उनकी मदर थी पॉलिन आइंस्टीन वो इसके अगेंस्ट थी, क्योंकि मिलेवा मैरिक जो थी वो 3 इयर्स बड़ी थी आइंस्टीन से। सो जब मदर एल्बर्ट आइंस्टीन के अगेंस्ट थी इस मैरिज के, तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने उनसे मैरिज उस टाइम के लिए नहीं की। लेकिन आफ्टर सम टाइम एल्बर्ट आइंस्टीन ने मैरिज शादी की मिलेवा मैरिक से ही इन द ईयर ऑफ 1903 एंड दे हैड 2 सन्स। ठीक है, उनको 2 बेटे हुए, लेकिन उनकी मैरिज फेल हो गई क्योंकि मिलेवा मैरिक जो थी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। अब उनको हाउसवाइफ बन के ऐसा लगता था कि वो अपने एम्बिशन को पूरा नहीं कर सकती, अपने एम्बिशन को फुलफ़िल नहीं कर सकती। सो शी स्टार्टेड बिकमिंग अनहैप्पी। अब उनको अच्छा नहीं लगता था, वो अनहैप्पी होना स्टार्ट हो गई थी। मिलेवा अनहैप्पी थी क्योंकि अपनी मैरिज से, क्योंकि वो अपने ड्रीम्स को, अपने करियर को फुलफ़िल नहीं कर पा रही थी। सो फाइनली 1919 में काफ़ी प्रोलॉन्ग फाइटिंग के बाद वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए। बोथ आर सेपरेटेड, उनका डिवोर्स हो गया। अब एल्बर्ट आइंस्टीन ने सेकंड मैरिज की, सेकंड टाइम मैरी किया उन्होंने अपनी कज़िन को जिसका नेम था एल्सा। ठीक है, सेकंड मैरिज हुई उनकी एल्सा से। फिर मैरिज के बाद, ठीक है, मैरिज के बाद एल्सा से आइंस्टीन जो थे वो वर्ल्ड फेम में राइज हुए, मतलब उनका नाम जो था वो वर्ल्ड में फेमस हो गया। आइंस्टीन जो थे वर्ल्ड फेमस बने, एवरीवन, हर कोई उनको जानता था एज अ ग्रेट साइंटिस्ट, उनको ग्रेट साइंटिस्ट की तरह एक्नॉलेज किया करता था। इन द ईयर 1915, अब 1915 में उनका एक और पेपर पब्लिश हुआ जो कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे बेस्ड था, जिसने न्यू इंटरप्रिटेशन दिया ग्रेविटी का। सो इन द ईयर 1919 देयर वॉज अ सोलर एक्लिप्स। उन्होंने बताया कि ईयर 1919 में सोलर एक्लिप्स हुआ था, जिसने कि एल्बर्ट आइंस्टीन की जो जनरल थ्योरी थी रिलेटिविटी को, उसको करेक्ट प्रूफ किया। तो यहाँ पे 1919 में उनकी थ्योरी प्रूफ हुई और उनको नोबेल प्राइज़ मिला। इसी को अनाउंस किया गया कि जो एल्बर्ट आइंस्टीन का वर्क है उसको साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की तरह अनाउंस किया गया। 1933 में जब जर्मनी नाजीज़ के पावर में थी, नाजीज़ में एक जो रूलर था, नाजीज़ का पावरफुल रूलर था, उसका नेम था अडोल्फ हिटलर। तो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, नाजीज़ पावर में आ गए थे। उस टाइम पे आइंस्टीन ने जर्मनी छोड़ दिया था वहाँ, एंड वो शिफ्ट हो गए थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। आफ्टर 5 इयर्स के बाद जर्मन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस। ये वो प्रोसेस थी जिससे कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स और एटॉमिक बॉम्ब्स बनाए गए थे। अब सारे साइंटिस्ट जो थे वो एफ्रेड थे कि जो नाजीज़ हैं वो कहीं इन बॉम्ब का मिसयूज़ ना करें। तो आइंस्टीन ने एक लेटर लिखा था, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के लिए, जिनका नेम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो 2 अगस्त 1939 को, ये लेटर उन्होंने 2 अगस्त 1939 को लिखा था। उन्होंने वार्न किया था, उन्हें चेतावनी दी थी कि जो एटॉमिक बॉम्ब हैं जो कि डेवलप किए जा रहे हैं जर्मनी के द्वारा, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर इनमें से कोई भी एक बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया किसी भी पोर्ट पे तो वो उस एरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा, बट ऑल्सो इट वुड डिस्ट्रॉय द सराउंडिंग टेरिटरी। वो उन्होंने कहा कि वो उस एरिया को तो डिस्ट्रॉय करेगा ही, साथ ही साथ जो उसके आसपास की टेरिटरी हैं उनको भी वो डिस्ट्रॉय कर देगा। वो इतना ज़्यादा पावरफुल एटॉमिक बॉम्ब है। तो जो अमेरिकन्स थे उन्होंने डेवलप किया एटॉमिक बॉम्ब को सीक्रेटली, ठीक है, मतलब कहते हैं सीक्रेटली मिशन, एक सीक्रेट मिशन था, सीक्रेट प्रोजेक्ट की तरह उन्होंने उस एटॉमिक बॉम्ब को डेवलप किया और उसको ड्रॉप किया। जापानीज़ सिटीज़ थी, ठीक है, 2 जापानीज़ सिटीज़ पे आप लोगों ने नेम सुना होगा, हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो हिरोशिमा और नागासाकी पे उन्होंने उस बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया। जर्मन जो थे उन्होंने डेवलप किया था एटॉमिक बॉम्ब, तो दे डिड नॉट यूज़ इट ऑन एनी कंट्री। उन्होंने उस बॉम्ब को किसी भी कंट्री पे यूज़ नहीं किया। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका था। आइंस्टीन बिल्कुल
कहते हैं हिल गए थे एंड आइंस्टीन वॉज शेकन। अब उन्होंने एक ऑफिशियल लेटर लिखा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उन्होंने प्रपोज़ किया कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए, लेकिन वो लेटर बट दिस लेटर डिड नॉट बियर एनी फ्रूट। उस लेटर ने उस लेटर का कोई फल नहीं मिला, कोई अच्छा परिणाम, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया। उन्होंने ही स्पेंड हिज लेटर डेज इन पॉलिटिक्स। जो बचे हुए दिन थे, उनके जो बाकी के दिन थे, उन्होंने उसको पॉलिटिक्स में स्पेंड किया, एडवोकेट किया उन्होंने वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी को। एंड एट लास्ट फाइनली उनकी डेथ हो गई। ही डाइड एट द एज ऑफ 76 इन 1955 की एज में वो उनकी डेथ हो गई। एंड द वर्ल्ड सेलिब्रेटेड हिम एज अ विजनरी। जो वर्ल्ड था उनको विजनरी की तरह सेलिब्रेट किया करता था। एंड ही वॉज अ वर्ल्ड सिटीजन एंड अ साइंटिफिक जीनियस टू। वो वर्ल्ड के सिटीजन थे, वो नॉट ऑन द मतलब हम लोग कंट्री के सिटीजन होते हैं, बट वो वर्ल्ड के सिटीजन थे एंड अ साइंटिफिक जीनियस टू। सो if this is the story, this is a complete story. So if you find this channel useful and interesting, so then please do subscribe it and press the bell icon for more such new topics. So that's it from my side. I'll be coming back with some new topics. Till then, take care and goodbye.